हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अपन लोग पढ़ रहे थे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अपन लोगों ने पिछले लेक्चर्स में गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ा था। इसी दौरान अपन ने देखा था कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के अंदर 1857 के अंदर भारत का प्रथम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है। तो आज का अपना जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो 1857 के रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी। ठीक है, उस समय कौन था वॉइसरॉय? कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। हु वॉज द वॉइसरॉय? लॉर्ड कैनिंग। याद रखने का कैसे आसान तरीका है, कैनिंग से कैन निकाल लीजिए। तो वो क्या करता था? कैन से मारता था। क्योंकि कैन से मारता था इसलिए रिवॉल्ट हो गया। इसलिए कैनिंग के कार्य में क्या हुआ, कार्यकाल में क्या हुआ? रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। क्या क्या कॉजेज रहे थे? बेसिकली 1857 की क्रांति हुई, एकदम से तो हो नहीं गई, कोई ना कोई कॉजेज रहे होंगे। तो क्या क्या कॉजेज रहे थे वो अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला था पॉलिटिकल कॉज। क्या पॉलिटिकल कॉजेज थे? मैंने आपको बताया कि सब्सिडरी अलाइन शुरू कर रखी थी इन्होंने, अंग्रेजों ने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी शुरू करके चला गया था। अवध का गलत तरीके से, इलीगल तरीके से एनेक्सेशन कर लिया था 1856 में। और क्या करा था इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, जैसे झांसी है तो झांसी के जो राज परिवार है उसको अडॉप्ट करने के लिए मना कर दिया था कि भाई झांसी जो है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, झांसी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो क्या पॉलिटिकल अनरेस्ट लेकर के आ गई थी राजा रजवाड़ों के अंदर कि भैया ये जो हमारी टेरिटरी है वो पूर्णतया हमसे अब ये लोग ले लेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो पहला अनरेस्ट तो इस कारण से था। दूसरा क्या था? मिलिट्री कॉज था। मिलिट्री कॉज क्या था? मिलिट्री कॉज क्या था कि उस दौरान जो अंग्रेज होते थे वो अपनी सेना के अंदर भारतीयों को भी लिया करते थे, लेकिन उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करा करते थे, उनको बहुत निम्न तबके का महसूस कराया करते थे। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये थी कि उस दौरान ये माना जाता था भारतीय सभ्यता के अंदर कि भाई समुद्र पार करके नहीं जाना है, समुद्र पार करके जाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज जिन्होंने रिक्रूट करा था भारतीयों को अपनी सेना के अंदर, उनको बोलते थे कि सब बर्मा से युद्ध करने जाना है, कभी उधर मलेशिया में युद्ध करने के लिए जाना है, तो आपको क्या करना है? समुद्र पार करके जाना है। तो उनको फोर्स करते थे समुद्र पार करने के लिए। तीसरी चीज इन्होंने क्या कर दी? एनफील्ड राइफल्स लेकर के आ गए। एनफील्ड राइफल्स में क्या था? ग्रीस थी। वो ग्रीस ऐसा माना जाता था कि गाय के मांस से बनी हुई थी। तो पहले वो ग्रीस को आप छीलोगे, कारतूस को बंदूक में भरोगे, लोड करोगे और फिर फायर करोगे। तो ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती थी। तो मिलिट्री में जितने भी इंडियंस थे वो मानते थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है इससे, इसलिए मिलिट्री अनरेस्ट भी था। ठीक है, तो मिलिट्री कॉज था। वो मिलिट्री के जो लोग थे वो भी परेशान थे, जो इंडियंस थे, जो सिपाही थे इंडियंस, वो परेशान थे इन लोगों से। तीसरा चार्ज क्या था? सोशल रिफॉर्म्स। भाई भारत के धर्म और भारत की संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी कर रहे थे, जैसे कि सती प्रथा को बंद करवा रहे थे। और क्या कर रहे थे? स्लेवरी को इन्होंने बंद करवा दिया था। और क्या करा था इन लोगों ने? बहुत सारे विडो रीमैरिज एक्ट वगैरह लेकर के आ रहे थे। तो लोग, जो ऑर्थोडॉक्स लोग हुआ करते थे, वो उनको लगता था कि भाई हमारा जो धर्म है, हमारी जो सभ्यता है, उसको आहत कर रहे हैं अंग्रेज। तो वो लोग भी इनके क्या हो गए? अगेंस्ट हो गए। तो दैट इज द सोशल कॉज जिसके कारण से रिवोल्ट हुआ। तीसरा इकोनॉमिक कॉज, लास्ट वाला जो है। कितने कॉज हो गए अपने? 1 2 3, चौथा। अब ये चौथा कॉज है वो इकोनॉमिक कॉज था। क्या होता था कि अंग्रेजों ने भारत को एक कॉलोनी के रूप में बना रखा था। कॉलोनी का मतलब क्या हो गया कि खाली रॉ मटेरियल आपसे लेते थे, हमें इधर लंदन में ले जाया करते थे, ब्रिटेन में ले जाया करते थे, वहां आपकी फैक्ट्रीज से बना बनाया माल भारत में ही बेच देते थे। तो भारत का जो धन था वो ड्रेन होके कहाँ जा रहा था? ड्रेन ऑफ वेल्थ कहाँ हो रहा था? ब्रिटेन के अंदर में हो रहा था। तो इकोनॉमिक अनरेस्ट आ गया यहाँ पर। किसान कर्ज में डूब चुका था। जो आर्टिशन थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते थे, उनका काम कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि सारा जो भी आदमी थे वो ब्रिटेन से जो बन के फैक्ट्रीज से आता था उनको खरीदते थे। तो इनके पास पैसा बचा ही नहीं था। तो इकोनॉमिक अनरेस्ट आ गया था, लोगों का शोषण हो रहा था। ये तमाम कारण मिल गए जिसके कारण से फिर क्या होती है? 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, अब क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? क्रांति की शुरुआत जो होती है, आपने एक पिक्चर देखी होगी, मंगल पांडे, आमिर खान की है। मंगल पांडे नाम का एक सिपाही होता है जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही होता है। और ये कहां पे थी इन्फेंट्री? बराकपुर। बराकपुर यानी कि बंगाल में, बंगाल के कलकत्ता में बराकपुर है, वहां पर थी।
ठीक है। तो मार्च 1857 में मंगल पांडे क्या करता है, वो एनफील्ड राइफल्स के चक्कर में जो है म्यूटिनी स्टार्ट कर देता है। वो क्या बोलता है, विद्रोह स्टार्ट कर देता है और अंग्रेज अफसरों को मार देता है। तो एक तो ये एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसके बाद 10 मई 1857 में काफी सारे सिपाही म्यूटिनी होती है, काफी सारे जो है सैनिक विद्रोह स्टार्ट होता है 10 मई 1857 को। ये होता है मेरठ में। ये तो बैरकपुर में इंसिडेंस हुआ था मार्च के अंदर, फिर वो इंसिडेंस वहीं की वहीं रह गया। एक बड़ा इंसिडेंस 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर में होता है। और क्या होता है कि सारे जो इंडियन सिपाही होते हैं वो एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में खड़े हो जाते हैं और नारा क्या देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या नारा देते हैं, दिल्ली चलो और फिरंगी मारो। क्यों दिल्ली चलो, मेरठ के पास पड़ता था दिल्ली, इसलिए, ठीक है। प्लस दिल्ली के अंदर पुराने जमाने में जो मुगल बादशाहों का एक लेगेसी चली आ रही थी, अकबर की जो लेगेसी चली आ रही थी, तो उसका उत्तराधिकारी कौन था, बहादुर शाह जफर। तो उन्होंने बोला कि भाई जो बहादुर शाह जफर है इसको अपना लीडर चुन लो, ताकि क्या है कि एक स्ट्रांग लीडर रहेगा हमारे साथ। तो इन्होंने क्या करा, दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना लिया और बहादुर शाह जफर ने भी अपनी इसकी जो लीडरशिप है एक्सेप्ट कर ली। बहादुर शाह जफर ने सोचा कि भाई सिपाही मेरे साथ आए गए हैं, अब मैं युद्ध लड़के अंग्रेजों को खदेड़ दूंगा और दोबारा से मुगल शासन जो है लागू हो जाएगा भारत के अंदर में। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बहादुर शाह जफर को एक टाइटल देते हैं सिपाही, जो क्रांतिकारी सिपाही थे, वो क्या टाइटल देते हैं, शहंशाह ए हिंदुस्तान। उसको बोलते हैं कि भाई अब हिंदुस्तान जो है दोबारा आज़ाद कराएंगे और आपका नाम क्या होगा, आपको टाइटल क्या दिया, शहंशाह हिंदुस्तान, ठीक है। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो 10 मई 1857 को सिपाही म्यूटिनिटी होती है, सैनिक विद्रोह होता है। सैनिक मेरठ से निकल के कहाँ आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं। बहादुर शाह जफर को क्या बना देते हैं, अपना राजा डिक्लेयर कर देते हैं। और बहादुर शाह जफर भी जो है बाकी रजवाड़ों से कांटेक्ट करता है और प्लानिंग करता है कि भाई किस तरीके से जो सिपाहियों का जो विद्रोह है इसका फायदा उठा करके अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया जाए। किन किन प्लेसेस पर यह क्रांति का असर देखने को मिलता है, मेरठ में था, दिल्ली में था, कानपुर में था, अवध में था, कलकत्ता में था, झांसी में था। सबके अपने अपने कारण थे। जैसे मैंने आपको बताया कि अवध का एनेक्सेशन कर दिया था, अवध का एनेक्सेशन कर दिया था 1857 में। तो यहाँ पे वाजिद अली शाह की जो बीवी थी बेगम हजरत महल और उनके बेटे ब्रिटिश कादिर, वो युद्ध में शामिल हो जाते हैं कि साहब हम क्रांति करेंगे, ठीक है। कानपुर के अंदर जो है नाना साहब और तात्या टोपे ये लड़ लेते हैं अंग्रेजों से। झांसी के अंदर तात्या टोपे और झांसी की रानी लड़ लेते हैं अंग्रेजों से, ठीक है। इधर इधर बिहार साइड में जाओगे तो जगदीशपुर के जो जमींदार हैं, आरा के जो जमींदार हैं, वो लड़ लेंगे, कुंवर सिंह जी, ठीक है। इन सब के बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली के अंदर इस रिवोल्ट को लीड करते हैं बख्त खान। बख्त खान कौन थे, बहादुर शाह जफर के उस समय के सेनापति थे। बहादुर शाह जफर तो काफी एजेड थे, तो उनकी तरफ से कौन लड़ता था, बख्त खान लड़ता था। तो बख्त खान और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन आया था, निकोलसन, ठीक है। तो इनके बीच में लड़ाई होती है। ये लड़ाई कहां हो रही है, दिल्ली में हो रही है, ठीक है। फिर कानपुर के अंदर नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब कौन है, पेशवा हैं, और इनकी भी क्या पेंशन रोक दी थी, मैंने आपको बताया था। तो नाना साहब वैसे ही गुस्से में थे कि यार मैं तो लड़ाई करूंगा, मेरी पेंशन भी रोक दी इन्होंने। तो नाना साहब और तात्या टोपे ये मिलकर लड़ते हैं कानपुर में। कहां लड़ रहे हैं, कॉलिन कैम्पबेल से। ये कहां लड़ रहे हैं, कानपुर में। ये पूछा जाता है कि कानपुर में रिवोल्ट को लीड किसने करा था और अंग्रेज अधिकारी कौन था, या दिल्ली में रिवोल्ट को लीड किसने करा था और अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो मैंने दोनों के नाम लिख दिए आपके, ठीक है। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई लड़ती हैं किससे, ह्यूज रोज से। इंपॉर्टेंट है, कहां लड़ रहे हैं, झांसी में, झांसी एंड ग्वालियर। तो ह्यूज रोज जब लड़ने जाता है तो उसको लगता है यार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो एक महिला है, तो मैं तो तुरंत हरा दूंगा, इनको तो हरा देंगे। तो लेकिन जब जाते हैं, जब युद्ध बढ़ता है तो देखते हैं कि भाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो इतनी आसानी से जीत में नहीं आएगी। होता क्या है कि झांसी के गढ़ को ह्यूज रोज जीत लेता है, क्योंकि सेना पीछे हटने लग जाती है झांसी की। ह्यूज रोज सोचता है कि बहुत आसान था भाई,
मेरा जीतना। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है वो निकल के भी आ जाती है झांसी के गढ़ से, लेकिन तभी उसको एक समाचार मिलता है ह्यूज रोज को कि लक्ष्मीबाई ने इससे भी बड़ा किला जो था वो अंग्रेजों से छुड़ा लिया है, वो था ग्वालियर का किला। ह्यूज रोज सोचता है, बोले यार ये चकमा दे गई लक्ष्मीबाई तो ग्वालियर जीत लिया था किसने? झांसी की रानी ने। फिर ह्यूज रोज दोबारा लड़ाई करता है ग्वालियर में, और काफ़ी बड़ा बैटल होता है इनके बीच के अंदर, जिसके अंदर झांसी की रानी जो है शहीद हो जाती हैं, और ग्वालियर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी में ह्यूज रोज जीत लेता है। लेकिन ह्यूज रोज लक्ष्मीबाई के बारे में एक कमेंट करता है, और वो ये बोलता है कि प्रोबेबली शी वॉज द ओनली मैन इन द आर्मी, इन हर आर्मी प्रोबेबली शी वॉज द ओनली मैन। अकेली ऐसी महिला थी जो कि मर्दों की तरह लड़ रही थी। ठीक है, तो ह्यूज रोज ने काफी तारीफ करी है रानी लक्ष्मीबाई की और उसकी ब्रेवरी की। ठीक है, तो ये लड़ाई हो जाती है। ठीक है, फिर बेगम हजरत महल कॉलिन कैम्पबेल से लड़ती हैं। बेगम हजरत महल किसके लिए लड़ रही हैं? अवध के लिए लड़ रही हैं। किसके लिए लड़ रही हैं? अवध के लिए। अवध के लिए लड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि अवध में वाजिद अली शाह को हटा दिया जाता है और अवध का एनेक्सेशन कर लिया जाता है। आउटराम जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर डलहौजी कर लेता है। तो उनकी जो बीवी थी बेगम हजरत महल, वो लड़ रही हैं कि भाई मेरा जो बेटा है बिरजिस कादिर, उसको गद्दी पे बैठाओ, उसके लिए लड़ रही हैं। कॉलिन कैम्पबेल से लड़ रही हैं। ठीक है, अवध में। कॉलिन कैम्पबेल यहां पर भी है, कानपुर में। ठीक है, कुंवर सिंह ये आरा का जमींदार है। आरा जगदीशपुर इनका जमींदार है, और आरा की काफी अच्छी बैटल भी हुई थी। कुंवर सिंह ये बिहार में पड़ता है। ये लड़ता है विलियम टेलर एंड एड्स से। ठीक है, विलियम टेलर से लड़ता है। ये कहां पे हो रही है लड़ाई? ये बिहार में हो रही है। जगदीशपुर में। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला जो है वो लड़ रहा है फैजाबाद में, और खान बहादुर खान लड़ रहा है बरेली में। तो ये कुछ मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार नोट करो। इन दोनों को स्पेशली याद रखना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आपसे झांसी की रानी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है झांसी की रानी ने झांसी में लड़ाई लड़ी थी या ग्वालियर में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं जो कम लोगों को याद रहता है कि भाई फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, बरेली के अंदर खान बहादुर खान थे, या आरा में जगदीशपुर में बिहार में कुंवर सिंह थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। इनके बचपन का नाम जो है वो क्या था? मनु। बचपन का नाम क्या था? मनु। 1842 में इनकी झांसी के राजा से शादी होती, जिनका नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था? गंगाधर राव। मनु जो है तलवार चलाने में, घुड़सवारी में, सब में आगे थी। इन पर पिक्चर भी बनी हुई है, वो मणिकर्णिका, कंगना रनौत की जो है पिक्चर भी बनी हुई है। ठीक है, अब रिवॉल्ट जो है 1857 की जो क्रांति का रिवॉल्ट है वो फेल क्यों हो गया, ये एक सवाल बनता है। जब सब कुछ बढ़िया था, इतने सारे लोग जुड़ गए थे, तो फेल क्यों हो गया? हम जीत क्यों नहीं पाए? अंग्रेजों को भगा क्यों नहीं पाए? उसके कुछ कारण है। पहले तो वेपन्स, हमारे पास हथियार ही क्या थे? हम आज भी, उस जमाने में भी जो है तलवारों से लड़ रहे थे वो लोग। अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, तोपें थी, तोपें भी स्पेशल क्लास की थी, उनकी आर्मी बहुत ऑर्गेनाइज थी, हमारे पास तलवारें थी। तो वेपन्स हमारे क्या थे? लो ग्रेड के थे, पहली चीज तो। इसलिए हम जहां लड़ते थे मैक्सिमम जगह हम हार जाते थे। एक दो जगह हम लोग जीते थे, जैसे कि ग्वालियर हमने जीत लिया था, है ना। ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक थी। अंग्रेजों का ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा था, उनकी तो आर्मी एकदम ऑर्गेनाइज थी, ऑर्गेनाइज तरीके से चलती थी। एक जगह की आर्मी हारती थी तो उसकी सपोर्ट के लिए दूसरी जगह से आर्मी आ जाती थी। यहां पे क्या था? हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल नहीं थी। हमें यही नहीं पता था लास्ट तक कि भैया जो पूरा रिवॉल्ट है इसका लीडर कौन है, हमारा एम क्या है। सबके अपने अलग अलग एम थे, है ना। सबके अपने अलग अलग एम, अलग अलग एजेंडा थे। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हमारे अंदर नहीं थी। हमारे अंदर जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अलग लड़ रही हैं तो नाना साहब अलग लड़ रहे हैं, तो बख्त खान अलग लड़ रहा है, मौलवी अहमदुल्ला अलग लड़ रहा है। कोई किसी को आपस में लीडर नहीं मांगता, वो इंडिविजुअली लड़ाई चल रही है उनकी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हमारे पास नहीं थी। हर आदमी ने इस क्रांति को सपोर्ट नहीं करा। जैसे कि सिंधियास जो थे और भी जो रजवाड़े थे, उन्होंने क्रांति का सपोर्ट नहीं करा।
अगर राजस्थान के कुछ राजा महाराजा या ग्वालियर के जो सिंधियास थे, अगर वो इस युद्ध में शामिल हो जाते 1857 में, तो ये संभव था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए भारत से चली जाती और हमको आज़ादी हो सकता है 1857 में ही मिल जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने साथ दिया नहीं। ठीक है। तीसरी चीज क्या थी? सबका डिफरेंट एजेंडा था। मैंने कहा ना, डिफरेंट एजेंडा। क्रांतिकारियों का एक एजेंडा नहीं था, सबका अलग था। किसी को पेंशन चाहिए थी, वो पेंशन के लिए लड़ रहा है। किसी को अपना राजपाट चाहिए, वो उसके लिए लड़ रहा है। किसी को सिर्फ इस चीज से खुन्नस है कि उसके धर्म के साथ छेड़खानी करेगी, तो अपने धर्म के लिए लड़ रहा है। ठीक है। तो हर आदमी अलग अलग एजेंडा के लिए लड़ रहा था। स्वतंत्रता के लिए, कंप्लीट भारत की स्वतंत्रता के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। ये सारे कारण थे जिस वजह से 1857 का जो रिवॉल्ट है वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक है। तो एक बार आप नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो ये 1857 की क्रांति के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब 1857 की क्रांति के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अपने को पढ़ना चाहिए वो है अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि अब जो स्वतंत्रता संग्राम चलेगा उसको थ्रू आउट द जर्नी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही लीड करती हुई जाएगी। ठीक है। तो इसलिए अपन आगे पढ़ते हैं अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। शॉर्ट में अपन इसको बोलेंगे INC। ठीक है। तो अबाउट कांग्रेस, इसको बनाया किसने था? पहली बात तो ये कि बनी थी 1885 में। कहां बनी थी? इसका हेडक्वार्टर कहां था? तो साहब बॉम्बे, दी देन बॉम्बे। अब आप उसको मुंबई बोलते होगे, तो बॉम्बे के अंदर बनी थी। ठीक है, वेरी गुड। उस समय वायसराय कौन था? उस समय जो है आपका वायसराय कौन था? मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उस समय वायसराय जो था वो कौन था? डफरिन था। उस समय वायसराय कौन था? डफरिन था। लेकिन बनाई किसने थी? तो एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट हुआ करते थे जिनका नाम था एओ ह्यूम। ऑन द बिहेस्ट ऑफ द एओ ह्यूम एंड ऑन द एफर्ट्स ऑफ द एओ ह्यूम, जो कि इंग्लिश सिविल सर्वेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, कई एग्जामों में आ चुका है। हु फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस? एओ ह्यूम। एक और उनके साथ थे जिनका नाम था WC बनर्जी। बेसिकली क्या हुआ था, जब पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1885 में बॉम्बे के अंदर, तो 72 डेलीगेट्स आए थे। कितने आए? 72 डेलीगेट्स। इन्होंने अधिवेशन करा। अब इन्होंने बोला कि साहब चेयरमैन कौन बनेगा? तो बोले जो सबसे वृद्ध है, जिसकी आयु सबसे ज्यादा है, उसको चेयरमैन बना। तो उस समय सबसे एजेड कौन थे? उस समय सबसे एजेड थे WC बनर्जी। तो ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। याद रखना है, WC बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। और उस समय कांग्रेस का यह मानना था दैट वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द ब्रिटिश जस्टिस, कि ब्रिटिशर्स जस्टिस प्रिय लोग हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, हमको बस अपनी बात जो है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखनी है, ऐसा कांग्रेस मानती थी। ठीक है। तो उसके लिए एक कमेटी, एक कांग्रेस बनी थी। ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग में कांग्रेस बनी तो नरम दल के जो नेता थे वो लीड करा करते थे कांग्रेस को। नरम दल के नेताओं को इंग्लिश में मॉडरेटर्स बोला जाता है। ठीक है। तो कौन कौन से मॉडरेटर लीडर्स उस समय कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे? एक थे दादा भाई नौरोजी, एक थे बदरुद्दीन तैयब जी, एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। लंबे नाम आप याद रख नहीं पाओगे, इसलिए मैंने छोटे छोटे सरनेम्स लिख दिए हैं। नौरोजी से दादा भाई नौरोजी, तैयब जी से बदरुद्दीन तैयब जी, और गोखले से गोपाल कृष्ण गोखले। ये मॉडरेट मेंबर्स थे जो कि इनके साथ एसोसिएटेड थे उस टाइम पे 1885 के काल के अंदर। ठीक है। अब जब मैंने आपको बताया WC बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो कांग्रेस पे बाकी सवाल भी बनते हैं। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट इंडियन लेडी प्रेसिडेंट कौन थी, कब बनी थी? पहली बार गांधी जी कब प्रेसिडेंट बने थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? ये सब सवाल आते हैं। अपन एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कब क्या बना था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है 1917 में बनती है। ये कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला प्रेसिडेंट 1917 में बनती हैं। 1917 में बनती हैं। नोट करते हुए जाते हैं, चलो।
1917 में बनेंगी एनी बेसेंट, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1925 में सरोजिनी नायडू। याद करना है भाई, फर्स्ट टाइम गांधी जी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ INC इट इज इन 1924 बेलगाम सेशन में बने थे, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आप याद रखिए। एक चीज और, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट 1887 में बने हैं, क्या नाम है उनका? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, मैंने आप ऊपर भी पढ़ाया था। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट 1887 में कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन बनता है? तो जॉर्ज नाम का आदमी बनता है, जिसका नाम है जॉर्ज यूल। 1888 में बनता है इलाहाबाद सेशन में, जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद सेशन, ठीक है। और गांधी जी कब प्रेसिडेंट बने थे? 1924 में बेलगाम में बने थे, ठीक है। एक बार नोट करो। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टार्टिंग में फेज में थी, तो मुख्यतः मॉडरेटर्स यानी कि नरम दल के नेताओं के द्वारा चलाई जाती थी। बाद में जब मॉडरेटर्स की पॉलिसीज काम नहीं करी, मॉडरेटर्स की पॉलिसीज जो हैं वो काम नहीं करी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक सेक्शन निकल करके आया जिनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, गरम दल के नेता हैं। उन्होंने बोला कि भाई हमको अपनी पॉलिसीज और जिस तरीके से हम कार्य करते हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, और इसको लेके मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट में लड़ाई होती थी, ठीक है। तो मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में उनके बेसिकली डिफरेंस क्या थे, उनकी पॉलिसीज को लेकर डिफरेंस क्या थे, वो एक बार अपन जल्दी समझ लेते हैं, और कौन कौन से नेता इसमें शामिल थे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, एक तरफ तो थे मॉडरेटर्स, एक तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेटर्स क्या कहते थे? उनका जो सोशल बेस हुआ करता था वो कहते थे कि भाई सोशल बेस में जमींदार और अपर मिडिल क्लास वाले लोग होने चाहिए, यानी कि मोस्टली जमींदार और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वही कांग्रेस में आने चाहिए और उन्हीं के द्वारा पॉलिसीज चलाई जानी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते हैं कि नहीं साहब, जो लोअर मिडिल क्लास में एजुकेटेड लोग हैं उनको भी आप जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित करो, ये चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मॉडरेटर्स ये मानते थे कि वेस्टर्न लिबरल थॉट जो है वो सबसे बढ़िया है, और यूरोपियंस जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, वो ऑलरेडी न्यायप्रिय लोग हैं, तो हमें तो खाली अपनी बात उनको ढंग से समझानी है। एक बार समझ में आ गई तो वो हमारी बात मानेंगे और हमको भी स्वराज देने की कोशिश करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है, उनको तो आपको डंडे के जोर पे बाहर निकालना पड़ेगा। तो एक्सट्रीमिस्ट क्या कहते थे, गरम दल के नेता थे, क्या कहते थे कि नहीं, हमको जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो दो तरह के मेथड्स हुआ करते थे एक कोई भी जो है मूवमेंट चलाने के लिए। पहला तो ये होता था कि भाई सरकार ने कुछ नियम बना दिए और नियम के तहत चलते चलते ही आप उनको एप्लीकेशन दो, पेटिशन दो साइन करके और हमारी बात मानो साहब। तो इस तरह का काम मॉडरेटर्स करा करते थे। एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे नहीं, ये सब पेपर देने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बॉयकॉट करना पड़ेगा, आपको रैलियां निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको पब्लिक को अपने साथ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बड़े पढ़े लिखे जो लोग हैं, जमींदार हैं, खाली वही जो है आंदोलन में सम्मिलित होंगे। बोले तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कौन किसकी सुनेंगे? ये जो जनता है ना, जितनी जनता जनार्दन है, इसको बोलो कि सड़कों पर आए, आंदोलन करे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के जो नेता थे वो मासेस को इन्वॉल्व करना चाहते थे। दे वांटेड टू इन्वॉल्व मासेस यानी पब्लिक। और क्या करना चाहते थे? दे वांटेड टू अडॉप्ट एक्स्ट्रा
कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। रैली निकालो, हड़ताल पे जाओ, ये सब चीजें। ये लोग ये नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे ये लोग? क्योंकि एक तो ये थोड़े एजेड वाले लोग थे, एज वाले लोग थे, और इनको ये पता था कि यार ये सब करेंगे ना तो अंग्रेज डंडे मारेंगे, डंडे भी मारेंगे, हमसे हमारा घर बार भी छीन लेंगे, और इसलिए हम जो है सिंपल नॉर्मल तरीके से जो है अपना कार्य करेंगे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट थे और ये मॉडरेटर्स थे। मॉडरेटर्स में कौन कौन से नेता थे मैंने आपको बता ही दिया पहले, जैसे कि बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले। और इधर कैसे नेता हुआ करते थे? इधर हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बाल लाल पाल, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ऐसे नेता यहां हुआ करते थे। तो ये अंतर था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स के बीच में। इनको गर्मपंथी कहा करते थे, इनको नरमपंथी कहा करते थे। तो एक बार आप नोट कर लो। चलो, अब मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, इनको फेमसली कहा जाता था बाल लाल पाल या लाल बाल पाल, गरम दल के नेता, गरम दल के नेता। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बाल गंगाधर तिलक की। ये एक राजनेता हुआ करते थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, महाराष्ट्र से आते थे। ठीक है, इन्होंने अपनी बात बताने के लिए कुछ मैगजीन्स स्टार्ट करी, जैसे कि केसरी एंड महराता। केसरी जो थी, वो जो पत्रिका थी वो मराठी में छपती थी, और महराता जो थी वो इंग्लिश में छपती थी। और इन्होंने एक किताब और लिखी जिसका नाम था गीता रहस्य, और गीता रहस्य इन्होंने लिखी तो गीता के बारे में बताना इन्होंने शुरू करा लोगों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तिलक ने ही एक किताब लिखी थी आर्कटिक होम ऑफ वेदास। उनका मानना था कि वेद लिखे आर्यंस ने, और आर्यंस कहां से आए थे? आर्कटिक से आए थे, आर्कटिक सागर के पास से आए थे। ठीक है, तो ये उनका मानना था। तिलक ने अपनी बात को और पॉलिटिकल चीज़ों को तूल देने के लिए कि भाई पॉलिटिकल जो उनकी आइडियोलॉजी है वो मासिस तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, और लोग पॉलिटिकली एक्टिवेट हों और अंग्रेजी कुशासन को उखाड़ फेंकें, उसके लिए उन्होंने कुछ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करे, गणपति और शिवाजी फेस्टिवल, जो कि आज भी मुंबई के अंदर गणपति फेस्टिवल बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है, पुणे में भी मनाया जाता है। तो किसके बदौलत मनाया जाता है? बाल गंगाधर तिलक के बदौलत। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करवाए थे गणपति और शिवाजी फेस्टिवल। फिर उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक होम रूल लीग स्टार्ट करी थी। बाल गंगाधर तिलक ने एक होम रूल लीग स्वराज के लिए स्टार्ट करी थी 1916 में। होम रूल लीग के बारे में और डिटेल में अपन आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि होम रूल लीग जो है दो स्टार्ट हुई थी, एक तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करी थी और एक एनी बेसेंट ने भी शुरू करी थी। दोनों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ लेंगे आगे। तिलक ने एक स्टेटमेंट दिया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये तिलक का डायलॉग था, इसको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इनके काम की वजह से इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। जनता इनको क्या बोलती थी? लोकमान्य, कि भाई लोग इनकी बात मानते हैं, इसलिए कौन है? लोकमान्य तिलक है, लोकमान्य तिलक है। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी आर्कटिक होम ऑफ वेदास, वो मैंने आपको बता ही दिया। गीता रहस्य लिखी थी, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये कहानी थी बाल गंगाधर तिलक के बारे में, एक बार नोट करो। अब बात करेंगे अपन लाला लाजपत राय के बारे में। ये भी गरम दल के नेता हैं। इन्होंने नेशनल कॉलेज स्थापित करा। कहां स्थापित करा है? लाहौर में। तो ये पूछा जा सकता है हु एस्टेब्लिश्ड नेशनल कॉलेज इन लाहौर? तो लाला लाजपत राय। ठीक है,
फिर ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, उसमें भी पार्टिसिपेट करा था इन्होंने। ये क्या है? ट्रेड यूनियन। क्या चीज होती है ट्रेड यूनियन? जो कारखानों में मजदूर जो काम करते हैं उनकी अपनी एक यूनियन होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 स्टार्ट करी लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन जब भारत में आता है, क्या था साइमन कमीशन में, शॉर्ट में आपको बता देता हूं, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। साइमन कमीशन को ये रिव्यू करने के लिए भारत में बुलाया गया था कि भाई क्या भारत को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि उनको स्वराज दिया जा सके। और साइमन कमीशन में सारे ही जितने मेंबर्स थे वो वाइट थे, 7 मेंबर थे, 7 के 7 वाइट थे। तो इस पे भारतीयों में रोष आ गया और भारतीय जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने बोला भाई हमसे भी तो कोई मेंबर लेना चाहिए था, वो तो आपने लिया ही नहीं। तो उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे लाला लाजपत राय 1927 में। पुलिस लाठीचार्ज करती है, एक लाठी उनके सर पर लगती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये साइमन कमीशन से इस तरीके से लाला लाजपत राय जो है रिलेटेड थे। इनकी जो डेथ होती है वो साइमन कमीशन के जो एजिटेशन है उसके दौरान ही होती है। ठीक है। ही वॉज द एडिटर ऑफ पंजाब एंड वंदे मातरम। तो अब ये पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम और पंजाब किसकी पत्रिकाएं थी? तो लाला लाजपत राय की थी। ठीक है। तो लाला लाजपत राय के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इनका काफी बड़ा योगदान ना डीएवी स्कूल स्थापित करने में भी था। डीएवी स्कूल्स है ना, वो स्थापित करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। अब श्री अरविंदो घोष के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। इन्होंने एक बंगाल डेली, ये कहां थे? बंगाल में थे। तो एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था जुगांतर। ये पूछा जा सकता है कि भाई जुगांतर कौन निकालता था? अरविंदो घोष निकालते थे। वंदे मातरम जो थी ये पत्रिका से भी ये रिलेटेड थे अरविंदो घोष। बेसिकली पत्रिका तो इनकी थी लेकिन एडिटर कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और ये वंदे मातरम इतनी फेमस थी या अंग्रेजों को इतनी बेकार लगती थी क्योंकि सारे जो सिडिशियस आर्टिकल होते थे, भड़काऊ भाषण देने वाले, वो सारे वंदे मातरम में मिलते थे। ठीक है। क्यों मिलते थे? क्योंकि सारे गरम दल के नेता थे ना, ये तो पंगा लेना ही चाहते थे ब्रिटिशर्स से। नरम दल की तरह थोड़ी कि भाई पेटिशन दे दी, ब्रिटिशर्स की वाहवाही कर दी, ऐसे नहीं। गरम दल वाले तो पंगा लेना ही चाहते थे। तो वंदे मातरम जो है वो सिडिशियस आर्टिकल्स छापता था। किताब मतलब ये जो पत्रिका थी वो अरविंदो घोष की थी। एडिटर कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट्स के एक्शंस क्या क्या होते थे? काफी अग्रेसिव होते थे। खुली आलोचना करना, स्ट्राइक्स करना, हड़ताल करना, चीजों का बाइकआउट करना कि तुम्हारे कपड़े नहीं पहनेंगे, तुम्हारा नमक नहीं खाएंगे, तुम्हारी सर्विसेज को ज्वाइन नहीं करेंगे, वकालत नहीं करेंगे। तो इस तरह के बाइकआउट करते थे। स्वदेशी कपड़े पहनेंगे और स्वराज की पूर्ण मांग करा करते थे। तो इस तरीके के जो लोग थे वो गरम दल के लोग कहलाया करते थे। ठीक है, एक बार नोट करो। अब बात करते हैं बंगाल के पार्टीशन की, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। मैंने आपको बताया था कि बंगाल को जो है 2 भागों में डिवाइड करने की इसकी पॉलिसी थी। क्यों? क्योंकि बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा नेता पैदा होते थे जो कि नेशनल मूवमेंट वो लीड करा करते थे। जैसे अरविंदो घोष हो गए, जैसे आपके आगे भी चल के आप देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस भी हुए थे, हालांकि इसके बाद हुए थे वो। ठीक है। तो और भी बहुत सारे नेता हुए थे। ठीक है। तो क्या करता है, एक तो बना देता है यहाँ का बंगाल, एक बना देता है यहाँ का बंगाल। तो जो ईस्ट का बंगाल, ये वाला जो बंगाल होता है, ठीक है, ये मुस्लिम मेजोरिटी बना देता है भाई। और मुस्लिम मेजोरिटी बना करके बोलता है कि भाई जो है तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को डिवाइड करने की एक उसकी पॉलिसी थी बंगाल के विभाजन के द्वारा। ऑन द फेस ऑफ द पीपल वो ये कहता था कि भाई प्रशासनिक दृष्टि से दोनों का विभाजन जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि इनका प्रशासन आसान हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से हो सके, दोनों एरियाज का डेवलपमेंट हो सके। परंतु इसका जो अंदर का स्वार्थ था वो ये था कि बंगाल का पार्टीशन हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे, तो बंगाल से नेता ज्यादा नहीं निकलेंगे। ठीक है। बंगाल के पार्टीशन के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया जिसको कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। 1905 में ही चलाया गया। ठीक है। अब भारतीय नेशनल कांग्रेस का जो बनारस का अधिवेशन हुआ जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले चेयरमैन हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि भाई हमारा पूरा सपोर्ट है स्वदेशी आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को मोहर लगा दी गई कि भाई स्वदेशी आंदोलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस उतरेगी?
तो बनारस सेशन में उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 में। ठीक है। बाल लाल पाल जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, वो ये चाहते थे कि बंगाल में ही नहीं, बंगाल के बाहर भी हमको आंदोलन करना चाहिए कि भाई बंगाल का पार्टीशन गलत है। लेकिन मॉडरेटर्स ये चाहते थे कि नहीं, बंगाल के पार्टीशन की बात है तो बंगाल के ही अंदर जो है ये क्रांति, ये बंगाल के अंदर ही जो है ये आंदोलन होना चाहिए। लेकिन फिर भी बाल लाल पाल नहीं माने और इन्होंने बंगाल के आउटसाइड भी जाकर के आंदोलन करे। जैसे कि पूना के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन चलाया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब के अंदर स्वदेशी आंदोलन चलाया। चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास के अंदर स्वदेशी आंदोलन चलाया और हैदर रजा ने दिल्ली के अंदर स्वदेशी आंदोलन चलाया। तो बात समझ में आ गई। स्वदेशी आंदोलन कब चला? 1905 में चला। क्यों चला? क्योंकि कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। अब स्वदेशी आंदोलन में था क्या? बेसिकली स्वदेशी आंदोलन में ये लोग चाहते क्या थे? एक्टिविटीज क्या करी इन्होंने? एक्टिविटीज क्या थी देख लो कि पहला तो था बॉयकॉट द गुड्स, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। आज से हम फॉरेन के गुड्स यानी ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं वो खरीदेंगे ही नहीं, वो यूज ही नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी क्या होगी? ब्रिटेन की इकोनॉमी वीक हो जाएगी, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, नेशनल इंडस्ट्री एंड नेशनल एजुकेशन। कि इंडस्ट्री भी हमारी और पढ़ाई भी हमारी। हमको ब्रिटिशर्स की ना तो इंडस्ट्रीज चलनी चाहिए, अब इंडस्ट्रीज हम बायकॉट कर रहे हैं तो अपनी खुद की इंडस्ट्री खोलेंगे भारतीयों की। प्लस एजुकेशन भी हम उनके कॉलेजेस से, स्कूलों से बाहर आ जाएंगे और अपने खुद के जो स्कूल्स हैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से उनमें स्टडी करेंगे, नेशनल एजुकेशन में। ठीक है। और क्या था? लॉयर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बोले ये क्या करेंगे? ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी गवर्नमेंट जॉब्स से रिजाइन दे देंगे और लॉयर्स जो है वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्वदेशी आंदोलन के अंदर स्टार्ट करी गई थी। ठीक है। अब ये सब स्टार्ट हो गया तो एक चीज़ और पैरेलल आप देखिए कि इसी दौरान 1906 के अंदर एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है जिसका नाम होता है मुस्लिम लीग। जिसका नाम होता है मुस्लिम लीग। कब जन्म होता है? 1906 के अंदर। ये मुस्लिम लीग बनाने वाले वही लोग थे जिनको कर्जन ने ये बोला था, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे कि भाई मैं ईस्ट बंगाल बना देता हूँ, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई आपको जो है परेशानी नहीं होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, वहाँ पे राज ही आपका होगा, वहाँ पे पूरा डोमिनेंस क्या होगा? आपका होगा। आप बस ये जो पार्टीशन है ना इसमें हमारा साथ दो। तो मुस्लिम लीग करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी 1906 में। किस किसने बनाई? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन मलिक ने। नाम याद नहीं रहे तो एक एक वर्ड याद कर लो। सैम याद कर लो, एस से सलीम, ठीक है, ए से आगा और एम से मोहसिन। तो सैम याद कर लो। तो सैम जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना करी 1906 में। ठीक है। और मुस्लिम लीग जो है उसने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। ठीक है। तो ये आप एक बार नोट करो, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन एंड आंसर पे आते हैं। तो अब बारी है, जो भी अपन ने आज पढ़ा है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, कांग्रेस के बारे में, बंगाल पार्टीशन के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में, उसके बारे में से कुछ सवाल देखते हैं आप अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। Who was the first president of Indian National Congress? महात्मा गांधी,
बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्णा गोखले, WC बनर्जी। बताइए, एक सेकंड में बताइए कि कौन भारतीय कांग्रेस जो है उसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना था। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था 72 डेलीगेट्स में सबसे एजेड 1885 में कौन थे, WC बनर्जी थे। तो पहले प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे बॉम्बे में, WC बनर्जी बनाए गए थे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। हु लेड द रिवॉल्यूशन of 1857 AD in अवध। अवध में 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने करा था? लक्ष्मीबाई। पहला ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, दूसरा है बख्त खान, तीसरा है तात्या टोपे और चौथा है नन ऑफ द अबव। बताइए जल्दी से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अवध का एनेक्सेशन हुआ था 1856 में। वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था और उनकी जो बीवी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने ये 1857 की क्रांति जो है अवध के अंदर, लखनऊ के अंदर स्टार्ट करवाई थी। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई नहीं है, बख्त खान नहीं है, तात्या टोपे नहीं है, इट इज नन ऑफ द अबव। क्योंकि कौन हो जाएगी, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी जो कि इसको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को लीड कर रही थी। ठीक है, एक और सवाल देखिए। रिवॉल्यूशनरी मैगजीन युगांतर was related to लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, हैदर रजा। मैंने आपको युगांतर के बारे में बताया था अभी एक स्लाइड में कि युगांतर नाम की जो मैगजीन है या अखबार है वो किससे रिलेटेड है। तो मैंने बताया था बंगाल के अंदर अरबिंदो घोष से रिलेटेड है, अरबिंदो घोष से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी प्रकार के जो हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर आपके एग्जाम्स में आएंगे। आप ध्यान से लेक्चर्स को सुनिए। अपने अगले लेक्चर में इंडियन नेशनल मूवमेंट को अपन और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।